मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप लोग फर्स्ट वीडियो हमारा देखे हैं, इसलिए फिर से हमारा इंट्रोडक्शन का ज़रूरत आपके लिए नहीं है। फिर भी एक बार फिर हम बताते हैं आपको। मेरा नाम एस.के. पांडे है, DAV CCL गिरिडीह से हैं, और आज हम एपिसोड 2, मेरा अपना एपिसोड 2 है, और इस एपिसोड 2 में हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश में ये जो टॉपिक है, आपके पास जो बुक है इंग्लिश का क्लास 9 का बिहाई, उसमें चैप्टर 2 जो है वो है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो द साउंड ऑफ म्यूजिक दो पार्ट होता है, दो पार्ट। एक है एम्बलिंग के बारे में, जो हम फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लें। और दूसरा है पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे बिस्मिल्लाह खां के बारे में। आपको पता है बिस्मिल्लाह खां का नाम कुछ लोग सुने होंगे। बिस्मिल्लाह खां का नाम जैसे ही आता है, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में चलता रहता है कि अच्छा वो बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाया करते थे। तो बिस्मिल्लाह खां का मतलब ही हुआ शहनाई वादक। जैसे क्रिकेट की बात हम करते हैं, एग्जाम्पल है क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट अगर कोई क्रिकेट के बारे में ABCD भी जानता है तो सचिन तेंदुलकर को जरूर जानता है। तो उसी तरीके से शहनाई की बात हम अगर करते हैं और बिस्मिल्लाह खां का नाम छोड़ दें तो एक इंजस्टिस होगा, क्योंकि आज शहनाई जिस मुकाम पे पहुंचा है दुनिया में, अगर शहनाई को लोग जानते हैं तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट बिस्मिल्लाह खां को जाता है। बिस्मिल्लाह खां के बारे में एक चीज आपको और बताएंगे स्टोरी स्टार्ट होने से पहले, और ये खास करके आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अभी आप टीनेजर्स हो, क्लास 9 में हो, टीनेजर्स हो, और आपके पास हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो कहा जाता था कि किशोरा अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। लाजमी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टीनेजर्स के पास, इस एज ग्रुप वालों के पास सोचने समझने का जो कैपेसिटी होता है, ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं, लेकिन उसका इवैल्यूएशन करने में थोड़ा जल्दबाजी करते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि चलो उसको मारना है तो हाँ चलो, ग्रुप बन गया, चलो 4-5 का ग्रुप बन गया, शुरू हो गया, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि इसका बैड इफेक्ट क्या होगा। लेकिन वही आप 50 इयर्स 60 इयर्स के पास अगर जाओ और कहो किसी को कि नहीं हमको लड़ाई करना है, तो बोलेगा बेटा लड़ाई कभी नहीं करना चाहिए। एक टीचर कभी आपको लड़ाई करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन आपका फ्रेंड कहता है कि नहीं चलो उसको मारेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीनेजर्स है, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है कि वो जज कर सके व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ बिस्मिल्लाह खां के साथ कुछ ऐसा है। अंग्रेजी में कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे, सुबह बतला देती है कि आज की दिन कैसी रही। बच्चों आप क्लास में हो, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से कौन सा स्टूडेंट किस स्टूडेंट को आगे जाना है ये उसका टीचर उसको पता कर लेता है, क्योंकि आपका जो हैबिट है, आपका जो बिहेवियर है क्लास में, आपका जो इंटेंशन है, क्यूरियोसिटी है, इसके आधार पे हम टीचर्स कह देते हैं कि नहीं वो स्टूडेंट अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो स्टूडेंट आज पढ़ने में कमजोर है कल भी पढ़ने में कमजोर होगा, ऐसा नहीं है।
वो जिस दिन जग जाएगा वो अच्छा कर सकता है। यहां पे आप देखिए महाभारत में आप देखे होंगे कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम इस समय में प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? तो अर्जुन का आंसर क्या था? अर्जुन का आंसर था कि हमको कुछ आगे जाना है। आखिर क्यों सब 100 कौरवास थे, 100 कौरव, 5 पांडव और भी थे जो राजकुमार थे, उसमें से अर्जुन ही अच्छा धनुर्धर क्यों बना? सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग शोज द डे, उसी के आधार में द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को भी कह दिया कि हम, जब उनके पुत्र ने पूछा, अश्वत्थामा ने पूछा कि एक राजकुमार ने उन्होंने द्रोण से पूछा कि हम सबने आपके पास धनुर्विद्या सीखा, लेकिन अर्जुन इतना अच्छा धनुर्धर क्यों बना? तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि तुम लोग सिर्फ उतना ही सीखा जितना मैंने क्लास में पढ़ाया, गुरु आश्रम में पढ़ाया, लेकिन अर्जुन उससे अलग से कंटिन्यू वो मेहनत करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। तो दिस इज प्रैक्टिस। एनीवे, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह खान की। तो बिस्मिल्लाह खान जिस परिवार से आते हैं, हम आपको स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट पहले हम आपको दे रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो बिस्मिल्लाह खान जिस लड़के का नाम हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका बचपन का दिन, वो अमीर परिवार से नहीं आता है, गरीब परिवार से आता है, और बचपन के दिन हमारे और आपके ही तरह उनका बीता है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में कहा जाता है कि जब वो 5 साल के थे तो हम और आप जैसे खेला करते हैं, आज भी गांव में लोग खेलता है, यहाँ एक वर्ड है गिल्ली डंडा। चूंकि हम झारखंडी हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, और खास करके हजारीबाग, गिरिडीह, ये सब जो एरिया है, ये सब खोरठा यहाँ बोला जाता है। तो इस गिल्ली डंडा को हम लोग गांव में गुली डंडा कहते हैं, गुली डंडा भी कहते हैं। डंडा थोड़ा सा हिंदी शब्द हो गया, हम उसको खोरठा में डंडा भी कहते हैं। हम लोग बचपन में खेला करते थे, बचपन में खेला करते थे गुली डंडा। आज उसी का जो फॉर्मेट है वो क्रिकेट है। जिस गुली डंडा को कौन खेला करते थे? बिस्मिल्लाह खान। अपने जमाने में हम लोग भी खेला करते थे। आज भी वे बच्चे जो गरीब घर के बच्चे हैं, आप तो क्लास 9 में हो, लेकिन आप अपने उन दिनों को याद करो जब आप 5 साल 6 साल के थे। 5 साल 6 साल 7 साल के थे, तो उस दिन को याद करो कि किसी ओपन फील्ड में चल रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं तो बैट कहां से खरीदोगे, बॉल कहां से खरीदोगे, वो पहनने के लिए जो क्रिकेट प्लेयर जो पहनता है पैड कहां से लाएंगे, हेलमेट कहां से लाएंगे? यार मेरे पास 10 रुपया नहीं है तो हम वो हेलमेट कहां से लाएंगे? वो आपके बचपन का दिन हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्या करते थे? चूंकि गांव से आते हैं ये बच्चे, गांव से आते हैं, तो गांव में ही वो जो फील्ड के इर्द गिर्द जंगल में क्या करते हैं? इतना बड़ा डंडा काट लिया। उसको काटने के लिए जो वेपन्स चाहिए घर में है, वो टांगी लेके गए, कुल्हाड़ी लेके गए, काट लिए। उसके बाद उसी का एक छोटा सा पार्ट इतना कर दिए, फिर उसी को पॉइंटेड कर दिया दोनों साइड, थोड़ा सा अपने से वो गड्ढा कर दिए, और जैसे बैट्समैन वो बैटिंग करता है और उसके बॉल को पकड़ने के लिए बॉलर और डिफरेंट फील्डर्स पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इसको कैच करना है, ठीक उसी तरीके से गुल्ली डंडा में भी आप खेलते हैं, पता है, तो खेलते थे। तो वो गुल्ली डंडा जब खेलता है तो उसके गिली को, उस गुल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है डिफरेंट प्लेयर्स, और अगर वो कैच हो गया तो आप आउट, आपका ओवर खत्म हो गया, और नहीं तो फिर वो
जो है वो कंटिन्यू पिच पे टिका हुआ रहता है। तो आप लोगों को पता है कि गिल्ली डंडा क्या होता है। तो पहले हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। एक टॉपिक का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। ये जो है एक टॉपिक का नाम है जिसपे हम अभी बात करेंगे। तो पहले बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे शहनाई के बारे में। इस शहनाई कहां से आया? तो बिस्मिल्लाह खां जब वो 5 साल के थे तो क्या करते थे? गिल्ली डंडा खेला करते थे। अब इसी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, एक हेजिटेशन आपके दिमाग में नहीं रखना है कि हमको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, हमको इंग्लिश लिखने नहीं आता है। आप अपने टीचर्स को जिस दिन रेस्पेक्ट करोगे, पांडवों की तरह पांडव जैसे द्रोणाचार्य की सेवा किए हैं, रेस्पेक्ट किए हैं, तो और पोलाइटली वे में बिहेव किए हैं, वे वेल सिविलाइज्ड बने। तो आपको भी अपने टीचर से रिक्वेस्ट करना है कि सर हमको पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे। और जब वो आपको मटेरियल्स देंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। तो क्या होता है, कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? व्हेन बिस्मिल्लाह खां वाज ओनली 5 years old, जब वो 5 साल के थे, he used to play गिल्ली डंडा, वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ठीक है, कहाँ खेलते थे? नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के किनारे खेलते थे। इस एक एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक एमसीक्यू क्वेश्चन हम लिखे हैं, आपके लिए लिखे हैं। हम इस एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम आपको स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे स्टोरी को अच्छे ढंग से समझने के बाद आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो अभी सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन डालना है। तो आप वहाँ फिर घर में पढ़ने का जरूरत नहीं, बस यहाँ ध्यान से सुन लेंगे, यू कैन सॉल्व एनीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो यहाँ है कि बिस्मिल्लाह खां जब 5 साल के थे तो गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ खेलते थे? नियर अ पॉन्ड। पॉन्ड मतलब जानते हैं क्या होता है? पॉन्ड मतलब तालाब। गाँव में तालाब भी होता है, नदी कम होता है, सबके गाँव में नदी नहीं है, लेकिन तालाब लगभग सबके गाँव में होता है। और बच्चे लोग तालाब में नहाना ज्यादा पसंद करते हैं। आज तो थोड़ा सा समय बदल गया, सब जगह चापाकल है, अपने घर में वो बोरिंग करके वो मशीन रखे हैं, स्विच दिए, बाथरूम में शॉवर लगा हुआ है, वो ठीक है, लेकिन आज भी वो फैसिलिटी सबके पास नहीं है। आई थिंक गाँव में आज भी 80% के पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो लोग, उस गांव की महिलाएं, उस गांव के बच्चे तालाब में जाकर के कपड़ा साफ करते हैं, नहाते हैं। तो ये बिस्मिल्लाह खां तालाब के किनारे क्या खेलते हैं? गिल्ली डंडा खेला करते थे। ठीक है, जब वो 5 साल के थे। इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव, कहाँ खेला करते थे? डुमरांव में। आपको पता है डुमरांव कहाँ है? डुमरांव बिहार में एक जगह है। अब यहाँ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा सकता है, इंटरनल क्वेश्चन, कि डुमरांव इज इन, डुमरांव है, 4 ऑप्शन दे दिया, झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल। तो डुमरांव कहाँ है? बिहार में है। तो ये जो बिस्मिल्लाह खां खेलते थे, तालाब के किनारे खेलते थे, बिसाइड द पॉन्ड, नियर द पॉन्ड, कहाँ खेलते थे? डुमरांव में। डुमरांव पता है ये उनका नेटिव प्लेस हुआ करता था। नेटिव प्लेस कहते हैं जन्मभूमि। तो डुमरांव बिहार में डुमरांव एक जगह है, उसी डुमरांव से ये आते थे, वही इनका नेटिव प्लेस था। और डुमरांव में ही तालाब के किनारे क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा खेलते थे। और एक अच्छी
क्या था? He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। चैता पता है आपको? जरूर पता होगा। अगर गांव से हैं तो आपको चैता जरूर पता होगा, हमको भी पता है। अब देखिए चैता क्या होता है, क्योंकि हम भी गांव से आते हैं तो हम आपको बता दें कि होली जैसे ही फाल्गुन महीना स्टार्ट होता है, गांव में लोग होली गाना शुरू करते हैं। बहुत मजा आता है। बचपन के दिनों में हम भी कभी बैठा करते थे, सुना करते थे, बहुत मजा आता है। तो फाल्गुन महीना में होली लोग गांव घर में लोग गाते हैं। और होली का चैत शुरू कहां से होता है? होली का 2 पार्ट, जिस दिन हम लोग होली खेलते हैं। तो पहला जो पार्ट है शाम में लोग जब ढोलक मंजीरा लोग बैठ करके, ढोलक तबला लोग लेकर के बैठते हैं, होली वो रंग अबीर लोग खेल लिया, और रंग अबीर खेलने के बाद शाम में फिर जो बैठते हैं लोग, उस दिन से चैता स्टार्ट होता है। इसलिए उसको चैता कहा जाता है क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक जिस दिन हम लोग होली खेलते हैं वह वर्ष का नया दिन शुरू होता है, वह चैत महीना है, जिसको हिंदी में चैत्र कहते हैं। होलिका दहन साल का अंतिम दिन होता है, और होली जो खेलते हैं वो नव वर्ष होता है सनातन धर्म के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक। खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बिस्मिल्लाह खां है, उस जमाने में कहाँ जाया करते थे? बिहारी जी टेम्पल, मंदिर जाया करते थे। बिहारी जी का मंदिर, पता है बिहारी किसको कहा जाता है? आप लोग गाना सुने होंगे, कृष्ण मुरारी की, बिहारी की। तो बिहारी मीन्स इट इज द सिंबल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो मंदिर वो जाते थे, कौन जाते थे? बिस्मिल्लाह खां। आज का समय कितना बदल गया। आज अगर कोई मुस्लिम कोई मंदिर जाना चाहे तो हम उसको रोक देते हैं। आज अगर कोई हिंदू मस्जिद जाना चाहता है हम उसको रोक देते हैं। लेकिन उस जमाने में, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, वो दिन, वो समय जब इंडिया को, भारत को लोग सोने की चिड़िया कहा करता था। उस समय वो बिहारी जी टेम्पल जाते थे। कौन जाते थे? बिस्मिल्लाह खां। इसलिए उस बिहारी जी टेम्पल में लोग चैता गाते थे और उस चैता को वो सुनने जाते थे। अब जब वो चैता सुनने जाते थे तो अभी हमने क्या बताया शुरू में? मॉर्निंग शोज द डे, सुबह बतला देती है कि आज के दिन कैसे है। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोग चैता गा रहे थे, महफिल सजा हुआ था। बिस्मिल्लाह खां ने कहा कि भाई हमको भी मौका मिलेगा क्या, हम भी गा के दिखावे। और बिस्मिल्लाह खां ने जो चैता गाया, उस समय वहां का जो नौकर महाराजा था, 1.25 किलो का लड्डू, हम लोग 1 केजी लड्डू लेते हैं, उसमें पूछते हैं दुकानदार को भाई इसमें कितना पीस लड्डू चढ़ा है। गरीब लोग पूछता है, हमको पता है, क्योंकि वो लड्डू भी लेता है दुकान में तो गिन करके लेता है कि हम जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके यहाँ कितने फैमिली मेंबर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि घट जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अमीरों के पास तो सब कुछ है, वो तो सिर्फ कहता है 1 पेटी बंद कर दो जी, इसको 1 बंद कर दो जी, उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन वो गरीब जो मजदूर है, जिसके पैकेट में सिर्फ 50 रुपये है, 100 रुपये है, दुकान में जा करके पहले पूछता है कि भाई ये जो लड्डू है इसका कीमत कितना है। तो दुकानदार कहता है ये 50 रुपये का है, ये 70 का है, ये 100 का है। और वो गरीब आदमी 50 रुपये वाला जो लड्डू है अपनी फॉर्मेलिटी मेंटेन करने के लिए देता है और पूछता है कि 1 केजी में कितना लड्डू चढ़ेगा। एक विडंबना है। चलिए ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि उस समय जो नौकर महाराजा थे वो 1.25 किलो का लड्डू, एक लड्डू
किसको दिया? बिस्मिल्लाह खान को दिया। क्यों? क्योंकि उसके जायका से वो जो राजा था, वो जो महाराजा था, वो काफी खुश हुआ और उसने कहा कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, तुम बहुत आगे जाओगे। तो ये बिस्मिल्लाह खान का पहला जर्नी स्टार्ट हुआ जब किसी ने उसको प्राइज दिया, एक पहला स्टेज। और इसके बाद तो फिर प्राइज, कितने प्राइज उनको मिला हम लोग एक एक करके देखेंगे, शायद इस बुक में सब कुछ नहीं है। जब सीरीज की बात है कि जैसे ही शहनाई के नाम लेते हैं बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है, तो सो मेनी लॉरेल्स, लॉरेल्स मींस मेडल, प्राइज, बहुत कुछ मिला उनको। लेकिन पहला प्राइज उस डुमराव का जो लोकल महाराजा था, उसने बिस्मिल्लाह खान को दिया। क्या दिया था? 1.25 किलो दिया था। अब बात करते हैं, ये आज से लगभग 80 साल पहले की बात है और उसके बाद से आज तक ये पहला प्राइज लोकल महाराजा के द्वारा। और आपको पता है एक जीके का क्वेश्चन, स्टूडेंट आप क्लास 9 में हो, 10 में जाओगे, 11, 12, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का सर्वोच्च जो सम्मान होता है वो कौन होता है? उसका नाम है भारत रत्न। एक इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उस लोकल महाराजा ने पहली बार उनको 1.25 किलो का लड्डू दिया प्राइज में, और उसी आदमी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत रत्न भी दिया। ये उनके लाइफ का जर्नी था, जहां से स्टार्ट हुआ और भारत रत्न जिसको मिल गया उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचा। इंडिया में विदेश की बात नहीं कर रहे, इंडिया में जिसको भारत रत्न मिला उसके पास ये पूछने की अब जरूरत नहीं है कि भाई उसको और क्या नहीं मिला, मीन्स उसको सब कुछ मिल गया। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो अब अगर एक क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हुआ कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, तो आप क्या टिक लगाओगे? भारत रत्न। चलिए अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा था बिस्मिल्लाह खान के बारे में। अब यहाँ आता है शहनाई। ये जो टाइटल हमारे पास शहनाई है, क्या शुरू में सबसे पहले शहनाई आया? नहीं, इस शहनाई से पहले एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे म्यूजिक बजाया जाता था, उसका नाम था पुंगी। पुंगी, ये वर्ड है पुंगी। तो बहुत पहले हम बात कर रहे हैं जिस समय औरंगजेब हमारे यहां शासन किया करता था, औरंगजेब की बात कर रहे हैं। औरंगजेब की बात नहीं कर रहे, औरंगजेब से पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर औरंगजेब। तो उस समय जितने भी शासक हुआ करते थे, अगर आप लिटरेचर को उठा के देख लो तो जितने भी राजा महाराजा पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, उन लोग संगीत का बहुत शौकीन होता था। उनके दरबार में संगीत का दरबार सजाया जाता था, राजा महाराजा संगीत को सुनते थे। नर्तकी नृत्य क्या करती थी? तो उस जमाने में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था पुंगी। तो पुंगी को बजाया जाता था, लेकिन पुंगी का जो साउंड निकलता था वो अच्छा थोड़ा नहीं था, अनप्लीजेंट है। अनप्लीजेंट को मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो भाई ये तो क्लियर बात है कि जो चीज सुनने में अच्छा नहीं लगता है हम उसको नहीं सुनते हैं। एकदम एक यूनिवर्सल है, आप जानते हैं क्लास में आप पढ़ रहे हैं, अगर टीचर्स उस टीचर से आपको पढ़ने का मन नहीं है तो सवाल नहीं, टीचर कुछ करते आप करते नहीं, आप बस करते हो, बात करते हो। कहीं ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, आपके पसंद का गाना अगर नहीं बज रहा है तो आप खड़ा होकर कहते हो नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है।
क्योंकि उसका गाना आपको पसंद नहीं, उसका जो वॉइस है, रिदम है वो कि नहीं, लेकिन जो चीज आपको सुनने में अच्छा लगता है वो जैसे ही वो स्टेज पे आता है आप उसका वेलकम करते हैं। ये बिल्कुल सही चीज है, हम लोग देखे हैं। तो उस जमाने में जब पुंगी बजाया जाता था तो पुंगी होता कैसा था? तो पुंगी जैसे बांसुरी का जो फॉर्मेट है, जिसको हम इंग्लिश में उसको फ्लूट कहते हैं, तो उसी की तरह पहले वो हुआ करता था, लेकिन इतना मॉडर्नाइज नहीं होता था। अगर बांसुरी की तरह होता तो आवाज तो अच्छा होता, क्योंकि आज हम बांसुरी जब सुनते हैं और बजाते हैं तो उसका साउंड अच्छा होता है, लेकिन उस समय उस तरह का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए वो लेकिन स्ट्रक्चर उसी तरह का होता था। तो पुंगी जब वो बजाता था तो पुंगी जो है वो बांस का होता था और उसको बजाता था तो साउंड बड़ा अनप्लीजेंट निकलता था, सुनने में अच्छा नहीं लगता था। तो औरंगजेब का जब शासन स्टार्ट हुआ तो औरंगजेब ने उस पुंगी को बजाना कहा कि नहीं, अब इस दरबार में पुंगी नहीं बजेगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। औरंगजेब ने पुंगी को बजाना बंद क्यों करवाया? क्योंकि पुंगी का जो साउंड निकलता था कैसा था? अनप्लीजेंट था। तो भाई हम लोग आम आदमी जब अनप्लीजेंट साउंड को नहीं सुन सकते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो राजा महाराजा है उसको क्यों सुनेगा? इसलिए औरंगजेब ने पुंगी पे बैन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उसका जो साउंड होता था इट वाज अनप्लीजेंट साउंड, उससे जो आवाज निकलती थी एकदम आवाज नॉइज मेकर्स होता था, नॉइज मेकर्स एकदम हल्ला टाइप का, जैसे हम कैसे कहते हैं क्लास में, आई डोंट मेक नॉइज, हल्ला नहीं करो, तो एकदम वो जो बजता था तो हल्ला की तरह नॉइज होता था। तो जिसकी वजह से वो औरंगजेब ने पुंगी पे बैन कर दिया। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन है आपके चैप्टर में, एक क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने पुंगी पे बैन क्यों लगाया? व्हाई डिड औरंगजेब ban the pungi? तो आंसर हम क्या लिखेंगे? He banned the pungi because it created unpleasant sound. रखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को रखने का जरूरत नहीं, अनप्लीजेंट साउंड को क्रिएट करता था, इसको बैन कर दिया। चलिए ठीक है। तो औरंगजेब banned the playing of musical instrument called the pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for relate noise makers. Generic name, generic simply, इसको सिंपल, आज दवा जब खरीदने हम जाते हैं तो जेनरिक दवा जो होती है उसका कीमत कम होता है, जेनरिक दवा का कीमत कम होता है, और आप दूसरी कंपनी में आप जाओगे तो उसी दवा की कीमत वहां अधिक होता है। तो उस जमाने में ये समझा जाता था कि पुंगी का मतलब ही होता है नॉइज मेकर्स, ये सिंपल बात था। तो इसकी वजह से वो बैन कर दिया। किसने बैन किया? औरंगजेब ने बैन किया। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों को लगा कि और ये सच भी है, दिन है तो रात भी होगा, और रात है तो दिन भी होगा, सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा, रिवाइव होगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का ही नियम है। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में सुख है तो सुखी होगा और दुख है तो दुखी होगा, ऐसा नहीं। तो हर किसी ने एक उम्मीद की किरण लगाए रखा है कि एक ऐसा समय आएगा कि इसका रिवाइव होगा, ये रिवाइव होगा। A barber of a family of professional musicians. उस जमाने में जो लोग पुंगी बजाया करते थे वो कौन बजाता था? बार्बर। जानते हो बार्बर क्या होता है? बार्बर कहते हैं, हम लोग इसको गांव घर की भाषा में कह सकते हैं ठाकुर, हम इसको नाई भी कहते हैं, हजाम भी कहते हैं। तो 4 वर्ड मैंने बताया, बार्बर, नाई, हजाम, ठाकुर। इस सब बार्बर का सेम वर्ड है।
उस जमाने में जो पुंगी बजाया करता था वो कौन बजाता था? बार्बर, आई मीन नाई, आई मीन हयान, आई मीन ठाकुर। तो वो नाई बजाता था, बार्बर बजाता था उस जमाने में। तो उन लोग डिसाइड किया कि नहीं, औरंगजेब ने जब इस पर बैन कर दिया तो हम लोग को निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस पे काम करना चाहिए ताकि इसका सॉन्ग अब अच्छा हो, फिर से अच्छा निकले और औरंगजेब इसको परमिट कर दे बजाने के लिए। तो इन लोग काफी रिसर्च करना शुरू किया, सोचना शुरू किया। तो उन लोग क्या किया कि बार्बर ने एक पाइप लिया विथ ए नेचुरल होलो स्ट्रिंग दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो पुंगी जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था उससे थोड़ा ये लंबा और थोड़ा सा चौड़ा इंस्ट्रूमेंट लिया और उसके ऊपर 7 होल्स बनाए। होल मतलब छिद्र, छेद करना। उसमें 7 होल्स बनाया, 7 उसमें छेद किया ऑन द बॉडी ऑफ ए पाइप, उस पाइप के ऊपर। और जब उसने उसको बजाया, किसने बजाया? नाई ने बजाया, बार्बर ने बजाया। हम कह रहे हैं बार्बर मतलब नाई, इसको ठाकुर और हयान कहते हैं। तो किसने बजाया? बार्बर ने बजाया, नाई ने बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। तो जब वो बजा रहा था तो उसके ऊपर जो 7 होल्स थे उसको किसी को बंद करता था, किसी को छोड़ देता था, बंद करता था, छोड़ देता था, क्योंकि प्रैक्टिस में चल रहा है ना, अभी वो रिसर्च हो रहा है। तो 7 होल्स यहां है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड। और जब उसने ऐसा किया तो उससे जो आवाज निकलना शुरू हुआ वो सॉफ्ट निकलना शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ डिफरेंस। ओ पुंगी का साउंड कैसा था? नॉइज मेकर्स, अनप्लीजेंट। यहाँ साउंड कैसा निकल रहा है? सॉफ्ट। वहां जो साउंड निकल रहा था उसको कोई सुनना नहीं चाहता था, यहाँ साउंड कैसा निकल रहा है? मेलोडियस। क्वेश्चन में आ सकता है कि कंपेयर द साउंड ऑफ पुंगी एंड सहनाई, जिसको बाद में उसका नाम सहनाई पड़ा। हम देखेंगे कैसे सहनाई पड़ा, लेकिन हम एक एक स्टेप पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछेगा आप कैसे सॉल्व करोगे। तो पुंगी का साउंड अनप्लीजेंट था, इसका साउंड सॉफ्ट निकला। तो काफी सॉफ्ट उसका आवाज निकला और मेलोडियस निकला। He played the instrument before the royalty and everyone was impressed। और जब उसको राज दरबार में बजाया गया उसने इंस्ट्रूमेंट को, तो हर कोई उससे प्रभावित हुआ। एंड द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। जो कि वो पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट था, इसलिए लोगों ने कहा कि अब इसका नया नाम पड़ना चाहिए। तो इसका नया नाम क्या पड़ेगा? क्योंकि उसको पुंगी वगैरह भी जो बजाया जाता था वो राज दरबार में बजाया जाता था। आपको पता है कि वो जो राज दरबार था वो पहले मुस्लिम शासक हुआ करते थे, इंडिया में मुस्लिम शासक हुआ करते थे। तो शाह उनका टाइटल होता था। तो इसको सबसे पहले कहां बजाया गया? शाह चैम्बर में, SHAH, शाह। मुस्लिम शासक होते थे इसलिए टाइटल शाह हुआ। तो इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले कहां बजाया गया? शाह के चैम्बर में बजाया गया। बजाया किसने? नाई ने बजाया। बजाया किसने? नाई ने। अब इसको हम ऐड कर दें, शाह प्लस नाई बराबर सहनाई। शाह प्लस नाई इज इक्वल टू सहनाई। तो सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया था और बजाया किसने? नाई ने, इसलिए इसका नाम पड़ा सहनाई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई क्यों पड़ा, तो आपको लिखना होगा बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेड इन द शाह चैम्बर, शाह कोर्ट, शाह पैलेस by Nai, so that is why it was called Sahnai।
एक है शहनाई का इतिहास, हिस्ट्री। अब देखिए, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। भाई जो राज परिवार में बज रहा है, राजा के दरबार में बज रहा है, ऑस्पिशियस नहीं होगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता, एकदम डेफिनेटली एक ऑस्पिशियस होगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब जब ये इतना पॉपुलर हो गया तो इसको उस जमाने में मंदिर में छोटा मोटा मंदिर में, बड़े बड़े मंदिर जो उस जमाने में हुआ करते थे, उस मंदिर में इसको बजाया जाने लगा। और शादी के मौके पर भी नॉर्थ इंडिया में शादी के मौके पर भी शहनाई को बजाया जाने लगा। आज भी बजाया जाता है, आज भी जब किसी की शादी होती है तो शहनाई बजती है। और शहनाई को बजाना लोग शुभ मानता है। तो in the past, Shehnai was part of the noble or traditional ensembles of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings, and the credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad बिस्मिल्लाह खान। तो उस जमाने में शहनाई शादी विवाह के मौके में बजता था, राजा महाराजा के दरबार में बजते थे, मंदिरों में बजता था। अब जब बिस्मिल्लाह खान का समय आया और बिस्मिल्लाह खान जब इसमें प्रैक्टिस किए तो एक इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में इस शहनाई को क्लासिकल म्यूजिक के साथ जोड़ा गया और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ बिस्मिल्लाह खान को जाता है। क्लासिकल म्यूजिक में शहनाई का आना एक किसका क्रेडिट है? बिस्मिल्लाह खान का। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, सिलेबस चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद बात करेंगे। हमारे पास 5 क्वेश्चंस भी हैं, हम 5 क्वेश्चंस भी देखेंगे और फिर अलग से कुछ नहीं, हम जितना पढ़ा रहे हैं केवल आप ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो 5 का 5 MCQ बनेगा और जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व होगा। तो हुआ क्या कि शहनाई को क्लासिकल म्यूजिक में लाने का क्रेडिट किसको जाता है? बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब यहां हम देख रहे हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में कि बिस्मिल्लाह खान जिसके बारे में हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं कि 5 साल की अवस्था में ही वो गिल्ली डंडा खेला करते थे और 1.25 किलो का लड्डू वहां डुमराव का राजा ने उसको प्राइज के रूप में दिया था। आखिर उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 21 मार्च 1916 21 मार्च 1916 को, आपको पता है 1916, इस समय पूरा वर्ल्ड, जैसे अभी पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस की चपेट में है, कोविड-19। बच्चों आपको पता है कोविड क्या होता है? देखो कोविड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, जानना चाहिए। कोविड में 5 लेटर्स COVID। CO का मतलब होता है कोरोना, VI वायरस, D फॉर डिजीज। तो कोविड का मतलब हुआ कोरोना वायरस डिजीज। तो पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि कोविड-19, ये 19 क्यों कहा गया? क्योंकि 2019 में ही ये बीमारी आया है। चीन के वुहान शहर से 2019 में ये बीमारी आया है, इसलिए इसका नाम हुआ कोविड-19। चलिए वहां की बात करें। तो जैसे आज पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की चपेट में है, उसी समय 1916 जो था पूरा वर्ल्ड फाइट कर रहा था। वो क्या फाइट कर रहा था? वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1914 में और खत्म हुआ था 1918। तो 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ। इसी बीच में बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। सोचिए किस तरह का क्रिटिकल सिचुएशन हुआ करता था। आज कोविड में
क्या स्थिति हमारे देश की बन रही है हम लोग सब समझ रहे हैं। तो 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था और बिस्मिल्लाह खां belongs to a well-known family of musicians from बिहार। बिहार के और जिस फैमिली में उनका जन्म हुआ था उस फैमिली का कहीं ना कहीं रिलेशन था म्यूजिक के साथ था। ये जेनेटिक चीज है, हम उसको मानते हैं। देखिए, सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ें। सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम पढ़ें। हम देखते हैं ब्राह्मण का बच्चा मैट्रिक पास नहीं है लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ करवा लेता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने पापा के साथ बैठ करके श्लोक को सुनता है। वो लिख नहीं सकता, हम इसको मानते हैं, लिख नहीं सकता, लेकिन सुनते सुनते वो प्रैक्टिस हो गया और सारा श्लोक को जानता है। तो सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे लिए एजुकेशन का होना जरूरी है। एक इलेक्ट्रीशियन वो ITI नहीं किया है, ITI से वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स नहीं किया है, इसके बाद भी वो सीख करके उसको पता है कि वायरिंग कैसे करना है, वो सब कुछ कर लेता है। तो दिस इज प्रैक्टिस। सीखता है, सुन करके सीखता है। सीखने का बहुत सारा स्टेप्स है, उसमें से एक स्टेप है सुन के सीखना, देख के सीखना, पढ़ कर सीखना। तो एक स्टेज है सुन कर सीखना। तो यहां जो है इनका संबंध चूंकि म्यूजिक फैमिली से ही है। जैसे होता क्या है, पंडित जी का बेटा पंडित जी बनता है, लगभग पूजा पाठ करवा लेता है। अगर कोई कारपेंटर का बच्चा है, नहीं पढ़ाई लिखाई किया तो अपना कारपेंटरी का काम कर लिया। गोल्ड स्मिथ का बच्चा है, कुछ नहीं किया तो वो अपना प्रोफेशन में चला गया। तो इनका फैमिली का भी कहीं ना कहीं वो रिलेशन था म्यूजिक के साथ, वो रिलेशन था। तो क्या था, उनके जो ग्रैंडफादर थे जिसका नाम था रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे भोजपुर के राज दरबार के। और उनके पिताजी जिनका नाम था पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, उनके पहले भी लोग थे, उनका कहीं ना कहीं संबंध शहनाई प्लेयर से था। तो चूंकि शहनाई प्लेयर से था तो शहनाई सीखने में थोड़ा ज्यादा सुविधा हुआ। अब क्या हुआ कि द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। चूंकि घर में ही सब कुछ सीख रहा है, सब लोग बोल रहा है, सीख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो बहुत जल्द वो सीख ले रहा है। जैसे छोटा बच्चा के सामने आप जब रात में सोए हुए हैं तो उसको कोई पोएम आप सिखा दो तुरंत सीख लेता है, गाना सिखा दो सीख लेता है। तो एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, जब बिस्मिल्लाह खां 3 साल के थे तो उनकी माँ मैके जाके गई है, मीन्स उनका ननिहाल बनारस हुआ। सीधी सी बात, ये जो बिस्मिल्लाह खां का जो ननिहाल हुआ वो कहाँ हुआ? बनारस हुआ। तो लोग अपना मायके जाती हैं, तो उसकी माँ जब गई है मायके, उस समय बिस्मिल्लाह खां का उम्र कितना साल हुआ है? 3 years। Now took him to his maternal uncle's house in Benares. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। तो जहाँ देखें कि बनारस में जहाँ वो अपने मामा जी के यहाँ गया है, वो देख रहा है कि उसके जो मामा जी हैं वो शहनाई का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका नाम है बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle अली बख्श। तो बिस्मिल्लाह खां भी उनके साथ बैठ गया, अपने मामा जी के साथ, जिसका नाम है अली बख्श। क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई का जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं? अली बख्श से। तो अली बख्श could play the शहनाई and वाराणसी अली बख्श to the Vishnu temple of वाराणसी। बिस्मिल्लाह खां अली बख्श के साथ जाते हैं
और अलीबख्श अपॉइंटेड कहाँ है? बनारस में विष्णु मंदिर है, तो वहां पे वो शहनाई बजाया करते थे। कौन बजाते थे? अलीबख्श। और बिस्मिल्लाह खां उन्हीं के साथ बैठ करके वो सीखते रहते थे, देखते रहते थे कि वो कैसे बजा रहे हैं, और काफी देर तक वो बैठे रहते थे जब तक उनका खत्म नहीं हो जाए। स्लोली he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple, Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga became the unapprentice favorites haunt where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rag that were earlier considered to be beyond the range of the Sahnai. कहने का मतलब हुआ कि जब वो अपने अंकल अलीबख्श के साथ जब प्रैक्टिस देखते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो इतना काफी वो शहनाई के पीछे लग गए कि वो घंटों बिताते थे। कहाँ पे? वो बैठते थे बालाजी मंदिर में और मंगला मैया मंदिर में, और वहीं गंगा के किनारे बैठ करके गंगा की धार से, गंगा का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो होता था, हाँ, उससे जो साउंड निकलता था उससे वो राग बनाते थे, और राग बना करके वो शहनाई का प्रैक्टिस करते थे। At the age of 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to Allahabad music conference. मौका मिला, वो अपने अंकल के साथ कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। किसके साथ? अपने अंकल के साथ, मीन्स अलीबख्श के साथ। उस समय बिस्मिल्लाह खां का एज कितना हुआ है? 14 years. At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, वहां पे एक फयाज खान नाम का व्यक्ति है, उसने उनके पीठ को थपथपाया और कहा, बेटे वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उसका देखा डेडिकेशन, और तब उन्होंने कहा, बेटे वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, और एक दिन तुम भी इस मुकाम तक पहुंचोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938, भारत में लखनऊ पता है उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग सेरेमनी हो रहा था, उस समय वहां बिस्मिल्लाह खां का एक क्या था? बिस्मिल्लाह खां बिग ब्रेक। बिग ब्रेक का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? बिग ब्रेक का मतलब हुआ कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आया, अपॉर्चुनिटी भाग्य उसका खुला। और जब वहां लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग सेरेमनी हो रहा था 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खां को वहां बुलाया गया, और ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी था। और फिर कहना क्या, जब उस ओपनिंग सेरेमनी में बिस्मिल्लाह खां ने जो शहनाई की राग को छेड़ा, उसके बाद भारत में कौन सा ऐसा शख्स था जो बिस्मिल्लाह खां को नहीं जानने लगा? Means he soon became an often heard शहनाई player on radio. रेडियो में शहनाई की धुन अगर बज रही है और वह सॉन्ग सॉफ्ट और मेलोडियस है, everybody would like to say this is the शहनाई of बिस्मिल्लाह खां। इतना पॉपुलर हो गया, तो दैट इज बिग ब्रेक। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन में बिग ब्रेक कब आया? तो बिग ब्रेक कब आया? वो जब वो लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग सेरेमनी में गए थे, उस समय वो बिग ब्रेक आया, अपॉर्चुनिटी आया। तो बिग ब्रेक मतलब तोड़ना, तो यहाँ तोड़ना नहीं समझना है, बिग ब्रेक का मतलब अपॉर्चुनिटी। Anyway, when India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai, and he poured his heart out into Rag Kafi from Red Fort to audience, which included Gandhiji and Pandit Nehru, who later made his famous choice with Justin Spit. जब हमारा देश आजाद हुआ था पहली बार 1947 15 अगस्त 1947 को, जब हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू दिल्ली के लाल किले से जब झंडा फहरा रहे थे,
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहरा रहे थे, उस समय बिस्मिल्लाह खां भी वहां मौजूद थे और बिस्मिल्लाह खां भी वहां अपनी शहनाई की राग को छेड़ा और देश को अपने राग से, अपनी शहनाई से संबोधित किया। बिस्मिल्लाह खां हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां को भारत में भी बहुत सारे प्राइज मिले और विदेश में भी मिले। His first trip abroad was to Afghanistan. This is important. अफगानिस्तान बिस्मिल्लाह खां अपने पहली विदेश यात्रा कहां किया था? अफगानिस्तान में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विदेश के तौर पर बिस्मिल्लाह खां का पहला कौन सा देश था जहां गए थे, तो हमको आंसर क्या लिखना है? अफगानिस्तान। जहां पे वहां के राजा ने उनको वहां भी काफी प्राइज दिया। King of Afghanistan is not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called Gund Uthi Sehnai, and the film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be nationwide chart booster. Despite this huge success in his cellular world, and Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two Vijay Bhatt's Gund Uthi Sehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Apna। केवल हम देश और विदेश की बात नहीं करें, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई इतना पॉपुलर हो गया कि फिल्म डायरेक्टर ने भी उनको इनवाइट किया कि भाई मेरे फिल्म में, मेरे गाने में आप अपना म्यूजिक दो। उसमें से एक था गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट की एक फिल्म बनी गूंज उठी शहनाई, उसमें से इनका आप देख सकते हैं। फिर एक गाना था दिल का खिलौना हाई टूट गया, उसमें भी जो शहनाई जो बजाया गया है वो क्रेडिट वो जो बजाया गया है वो बिस्मिल्लाह खां के द्वारा बजाया गया है। तो डिफरेंट फिल्म डायरेक्टर्स ने इनको इनवाइट किया और कहा कि आप इसमें अपना रोल प्ले करें। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the USA. He also took part in the World Exposition in the Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एक बात की बात है कि यूएसए दैट इज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में इनको बुलाया गया और काफी इंटरनेशनल प्रोग्राम था, उसमें इनको बुलाया गया और ये अपना प्रोग्राम उन्होंने दिया। एक यहाँ तक इतना ही पॉपुलर थे कि तेहरान में जब इनको बुलाया गया तो इनके ये जो वहाँ उन्होंने प्रोग्राम दिया तो तेहरान का गवर्नमेंट ने इनके नाम पे वहाँ एक स्टेडियम खोला है, बनाया है, जिसका नाम है एक ऑडिटोरियम बनाया है, उस ऑडिटोरियम का नाम है तहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतना बड़ा सम्मान बिस्मिल्लाह खान को तेहरान में दिया था। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये जितने भी नाम मैंने आपको लिया, तो जब भारत रत्न जिसको मिल गया उसको सब कुछ पहले मिल गया। मीन्स उनको पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला। In 2001, Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, that is Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustani's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." अंत में बिस्मिल्लाह खान ने लोगों को कहा, इंडियन पीपल को कहा कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक जरूर सिखाएं, क्योंकि यह हमारी परंपरा है, यह हमारा कल्चर है, हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं।
In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is extremely fond of Banaras and Gumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Saharai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later, he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Varanasi and the Ganga. And while in Varanasi, I miss the unique mud in Gumrao. अमेरिका में इनका एक स्टूडेंट रहता था, खान साहब बिस्मिल्लाह खान था। तो वो अमेरिका में जो स्टूडेंट है वो बिस्मिल्लाह खान को रिक्वेस्ट करता है कि खान साहब आप अमेरिका में एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोलें, वहाँ पे हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और आपसे सीखेंगे। बिस्मिल्लाह खान को अपने देश से कितना प्यार है आप किसी से अंदाजा लगाइए। बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि स्टूडेंट हम तुम्हारी बात पर अमेरिका जाना पसंद करते हैं, हम जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस स्टूडेंट ने कहा कि आप जो भी शर्त बोलोगे हम उस शर्त को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि तुमको इंडिया से 2 चीज लेके जाना होगा, एक गंगा को और दूसरा बनारस को। यहां से बनारस को लेके चलना होगा और यहां से गंगा को लेके चलना होगा, क्योंकि यही मेरे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। मीन्स he loves so much to the river Ganga. और जब बनारस में रहते हैं तो उनको अपना डुमराव का मठ भी याद आता है। मतलब वो डुमराव का मठ और गंगा ये दोनों उनके लाइफ का एक ऐसा पार्ट जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very literally play the Shehnai every morning at Kashi Vishwanath temple. मुस्लिम परिवार से होने के बाद भी वो विश्वनाथ काशी मंदिर में जाकर के प्रत्येक दिन सुबह में वो शहनाई बजाते थे। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आवर कल्चर, रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। चलो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है? द शहनाई, ऑप्शन नंबर 1 पुंगी वाज ए रीड नॉइज मेकर। तो नॉइज मेकर क्या हुआ करता था? शहनाई की पुंगी, शहनाई का साउंड अच्छा होता था, पुंगी का साउंड रीडेड नॉइज मेकर होता था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पुंगी। हम बात किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन 1 है बिस्मिल्लाह खान, दूसरा है बाबर, ठीक है, तीसरा अलीबख्श। ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू ए शहनाई। पुंगी को शहनाई किसने बनाया? पुंगी को शहनाई बाबर ने बनाया। क्लियर? बाबर मींस नाई, इसीलिए तो शहनाई नाम पड़ा, क्योंकि शाह के चैम्बर में गाया गया था और नाई के द्वारा गाया गया था, इसलिए जो शहनाई को बनाया, पुंगी को शहनाई किसने बनाया? बाबर ने बनाया। फिर क्या है? बिस्मिल्लाह खान जो पैटर्नल एंसेस्टर्स कहते हैं, जो पूर्वज लोग होते थे, वेयर कौन थे? क्या बिस्मिल्लाह खान के जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे बाबर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, क्योंकि उनके फैमिली में वे सारे लोग जो थे, उनके फैमिली में सारे लोग वो पहले म्यूजिशियन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अलीबख्श, पैगंबर बख्श और उस्ताद फयाज खान। तो बिस्मिल्लाह खान ने जो म्यूजिक सीखा, शहनाई सीखा, वो किससे सीखा था? अलीबख्श, जो उसके अंकल थे। तो अगर आप स्टोरी को सही से सुने होंगे तो सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान विदेश के तौर पे उनका पहला यात्रा कौन सा देश था? अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा। हम आपको बताए हैं वो क्या था? अफगानिस्तान था। वो विदेश के तौर पे उन्होंने पहला जो यात्रा शुरू किया था वो अफगानिस्तान का था। तो स्टूडेंट आप इसी तरीके से पढ़ो और पढ़ने के समय इस तरीके से पढ़ो कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। इसमें देखिए, इसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आपको फिर से बैठ के पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था। इसके अलावा आपके पास और क्वेश्चंस हैं, इसको आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और सारा क्वेश्चन बनेगा। सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू, एंड दैट इज एनफ फॉर दिस वीडियो।